हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने लोकसभा तक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उसकी थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइनर भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी किया है और ये चीज़ हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के अनुच्छेद 80 तक कंप्लीट कर लिए हैं और इसी तरीके से आगे भी कंप्लीट करते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपने वो सेक्शंस नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, आपको एक बार में ही सब कुछ याद हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ छोटे-छोटे जो अनुच्छेद हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो पूछे जाते हैं, वो पढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है? तो अब ये सेशन हम लोगों का संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंधित है। अयोग्यताओं के संबंध में अनुच्छेद 101, 102 और 103 उससे संबंधित है। ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और कुछ आरपीए एक्ट 1951 के बारे में पढ़ेंगे और दल-बदल संबंधी कानून भी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है? तो अनुच्छेद 101 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 101 कहता है कि स्थानों का रिक्त होना संसद के सदस्यों का, मतलब संसद के सदस्यों का स्थानों का रिक्त होना वो किन किन कंडीशन में होगा, इसमें वर्णन किया गया है। अब जैसे इसमें क्या क्या वर्णित किया गया हम लोग ये देखते हैं। जैसे हम लोग ये क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, जैसे देखते हैं कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है? मतलब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों का सदस्य कोई कैसे हो सकता है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर कोई चुन लिया जाता है तो उस संबंध में क्या-क्या प्रक्रियाएं हैं, किन-किन तरीकों से उसके स्थानों को रिक्त कर दिया जाएगा, इन चीजों का वर्णन किया गया है। अब जैसे यदि कोई व्यक्ति दोनों सदन का सदस्य चुन लिया जाता है, ठीक है? यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है, दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसको किसी सदन का स्थान रिक्त करना पड़ेगा। मान लीजिए लोकसभा का है, राज्यसभा में भी चुन लिया गया, या राज्यसभा में है, लोकसभा में भी चुन लिया, मतलब दोनों में इसमें क्या है कि दोनों एक साथ चुना गया है, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों में एक साथ चुन लिया गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना एक सदन का स्थान रिक्त करना पड़ेगा, ठीक है? एक सदन का स्थान उसको रिक्त करना पड़ेगा और किस रीति से रिक्त करना पड़ेगा, किस विधि से रिक्त करना पड़ेगा, इस संबंध में विधि कौन बनाती है? विधि संसद को बनाने का अधिकार है। मतलब यदि कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे एक सदन का स्थान रिक्त करना पड़ेगा और इस संबंध में कानून कौन बनाता है? जाहिर सी बात है संसद बनाएगी कानून, ठीक है? ये चीज ध्यान देना है। और संसद ने कानून बनाया। संसद ने कानून क्या बनाया? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 बनाया। उसमें यह बताया कि यदि, यही ऊपर वाली कंडीशन, ये वाली, यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर, एक समय सीमा दी गई 10 दिन, 10 दिन के भीतर उसे जिस सदन का सदस्य रहना चाहेगा ना, उस सदन का सदस्य रहेगा और मतलब ये सूचना देगा कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। अगर वो 10 दिनों के भीतर ये सूचना नहीं देता है कि वो किस सदन का सदस्य रहना चाहता है तो उसकी राज्यसभा में स्थान रिक्त मान लिया जाएगा स्वतः ही, ठीक है? ये चीज ध्यान देनी है। मतलब यदि कोई व्यक्ति लोकसभा, राज्यसभा दोनों में एक साथ चुन लिया गया है तो उसे 10 दिनों के भीतर अपने स्थान को रिक्त करना पड़ेगा, एक सदन का स्थान रिक्त करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसकी राज्यसभा की सीट चली जाएगी, मतलब लोकसभा की सीट रहेगी। तो क्योंकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है कि नहीं? जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता है, तो लोकसभा की सीट उसकी रहेगी। राज्यसभा उच्च सदन है, उच्च सदन की सीट उसकी चली जाएगी। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है? इसमें अगर संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, ये एक साथ वाला है, ठीक है? इसका एक कंडीशन तो हो गया। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, ये हम लोग देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है? यदि किसी सदन का कोई वर्तमान सदस्य दूसरे सदन में चुन लिया गया, मतलब कोई लोकसभा में है या कोई राज्यसभा में पहले से सदस्य है, अब उसको दूसरे सदन में चुन लिया जाता है तो क्या होगा, ठीक है? तो पहले सदन का स्थान रिक्त हो जाएगा। मतलब अगर वो लोकसभा में है, मान लेते हैं लोकसभा में है, वो राज्यसभा में भी चुन लिया गया, तो वो चुन लिया गया, उसका मन ही तो होगा कि वहां जाने का, इसीलिए तो चुना गया। अगर मन नहीं होता तो वो चुनाव में खड़ा ही नहीं होता, है कि नहीं? इसीलिए वो चुन लिया गया वहां। अगर वो चुन लिया गया वहां तो उसका पहले वाला स्थान रिक्त मान लिया जाएगा। ये चीज ध्यान देनी। मतलब पहली कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन थी अगर दोनों लोकसभा राज्यसभा में एक साथ चुन लिया जाता है तो 10 दिनों के भीतर यदि वो एक सदन का स्थान नहीं रिक्त करता है तो पहले वाले में राज्यसभा का रिक्त हो जाएगा, उच्च सदन का रिक्त हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में क्या, यदि कोई सदस्य पहले किसी सदन का सदस्य है और बाद में दूसरे सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो पहला वाला स्थान रिक्त हो जाता है। ये कंडीशन होगी। मतलब पहले में क्या है कि दोनों स्थान दोनों में बराबर बराबर था, तो
तो उसको राज्यसभा का स्थान रिक्त करना पड़ा अगर नहीं बताएगा, ठीक है। और दूसरे में क्या था, पहले सदन का कोई सदस्य रहा होगा, अगर दूसरे सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाला स्थान रिक्त हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, यदि एक ही व्यक्ति एक ही सदन की 2 सीटों पर चुन लिया जाता है, जैसे मोदी चुनाव लड़े थे, मोदी वडोदरा से भी चुनाव लड़े थे, बनारस से भी चुनाव लड़े थे, तो वो कंडीशन आप समझिए क्या है। यदि एक ही व्यक्ति एक ही सदन के 2 सीटों ही तो चुन लिया जाता है, तो उसे एक सीट उसको चुनना पड़ेगा, अन्यथा दोनों के दोनों रिक्त हो जाएंगे। अगर वो वडोदरा की ना छोड़ते तो उनकी वडोदरा की भी जाती और बनारस की भी चली जाती, है कि नहीं। ये चीज ध्यान देनी है, ये चीज हमको ध्यान देना है। इस चीज में अनुच्छेद 101 में इन सब चीजों का वर्णन है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदन का सदस्य होता है तो मतलब दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा वो। और दोनों सदन का सदस्य कैसे कैसे हो सकता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में बराबर बराबर, मतलब दोनों में एक साथ चुन लिया जाए, या पहले किसी में रहा हो दूसरे में बाद में चुन लिया जाए तो पहले वाला समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। यदि अच्छा दोनों में क्या है कि यदि किसी एक ही सदन में एक ही सदन मतलब एक ही सदन की 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ा हो, तो अगर एक सीट नहीं रिक्त करता तो दोनों खत्म हो जाएंगे उसके, है कि नहीं। ये चीज कह रहा है, तो इसमें हमको ये चीज ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा इसमें क्या है पॉइंट, कोई व्यक्ति अच्छा पहले पहले में क्या है, पहले में ये 3 कंडीशंस थी, मतलब संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। अच्छा कोई व्यक्ति ऐसा भी तो हो सकता है संसद का भी सदस्य चुन लिया जाए और राज्य विधानमंडल का भी चुन लिया जाए, है कि नहीं, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। तो इसमें भी दोनों का सदस्य नहीं रहेगा वो, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान देना है, एक साथ नहीं होगा। और इस संबंध में यदि कोई चुन लिया जाता है तो इस संबंध में कानून कौन बनाएगा, राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है कानून, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले वाले में क्या था, अगर संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उस संबंध में कानून संसद बनाती थी, और संसद ने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 बनाया था, है कि नहीं। उसमें क्या था कि यदि कोई उसमें दोनों सदन का सदस्य एक साथ चुन लिया जाता है तो एक का रिक्त करना पड़ेगा वरना राज्यसभा की चली जाएगी। दूसरा क्या था, बार बार बता रहे हैं कि आपको रिवाइज हो जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये चीज थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। दूसरे में क्या था, यदि पहले का है दूसरे में चुन लिया जाता है तो क्या होगा, पहले वाला स्थान रिक्त हो जाएगा, अगर नहीं करेगा वो 10 दिनों के भीतर सीमा दी गई थी, ठीक है। और तीसरे में क्या है, यदि एक ही सदन की 2 सीटों पर खड़ा है, 2 सीटों पर उसको चुन लिया गया है, यदि नहीं खाली करता है तो उसकी दोनों की दोनों चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें ओवरऑल दूसरा कंडीशन क्या है कि संसद और विधानमंडल का भी सदस्य अगर चुन लिया जाता है वो, तो उस संबंध में कानून कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा, और उसे एक विकल्प चुनना होगा, अन्यथा संसद में बड़ा वाला स्थान इसका रिक्त हो जाएगा, राज्य वाला बचा रहेगा। ये चीज ध्यान देना है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक। अगर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में चुन लिया जाता है तो उसे एक स्थान रिक्त करना पड़ेगा, और अगर नहीं रिक्त करता है 14 दिनों के भीतर, राष्ट्रपति ने नियम बनाया है कि 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता अगर नहीं त्यागती है तो संसद वाला स्थान खाली हो जाएगा। मतलब संसद और राज्य विधानमंडल में अगर 14 दिन का समय है, ऊपर वाले में 10 दिन का समय था संसद वाले में, ठीक है, संसद के दोनों सदनों में 10 दिन था, और संसद और राज्य विधानमंडल वाले में 14 दिन था, क्योंकि दिल्ली से राज्य में जाने में टाइम लगेगा थोड़ा, इसीलिए 14 दिन दे दिए, है कि नहीं, कि तुम 14 दिन ले लो, और वहीं एक ही सदन में है तो 10 दिन में आ जा लो, तो ये कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब याद करने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें नियम कौन बना रहा है, इसमें नियम राष्ट्रपति बना रहा है, ऊपर वाले में संसद बना रहा है, क्योंकि संसद का ही मैटर है दोनों, ठीक है, संसद नियम बना रही है, और इसमें संसद और राज्य विधानमंडल की बात आ जा रही है तो राष्ट्रपति कानून, ठीक है। ये चीज हम लोगों को ध्यान देनी है। अगर कोई व्यक्ति संसद और विधानमंडल का दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो अगर 14 दिन के भीतर किसी एक का स्थान नहीं रिक्त करता है तो उसका बड़ा वाला चला जाएगा, छोटा वाला बचेगा, मतलब संसद की सदस्यता चली जाएगी, संसद नहीं बन पाएंगे, विधायक ही बने रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कोई नहीं चाहेगा, है कि नहीं, तो वो अपना विधायकी वाला छोड़ देगा, संसद बना रहेगा, कह सकते हैं, ठीक। तो ये चीज यहाँ से रिलेट करके समझ लेना। तो ये 2 चीज हो गई अनुच्छेद 101 में। और तीसरा कह रहा त्यागपत्र के द्वारा कोई अपना स्थान रिक्त कर सकता है। कोई जो है सदस्य जो है वो त्यागपत्र किसको देगा, वो पीठासीन अधिकारी को देता है, ठीक है, ध्यान देना है अपना त्यागपत्र। और चौथा क्या है, लगातार 60 दिन तक यदि अनुपस्थित रहता है, ठीक है, तो लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है बिना सूचना दिए, मतलब बिना एप्लीकेशन दिए, जैसे हम लोग स्कूल में बिना लगातार अगर 60 दिन तक अनुपस्थित हो जाए बिना एप्लीकेशन दिए, कोई कारण है तो कोई स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दी जाए, तो वही इनका भी है। अगर 60 दिन तक बिना कारण दिए बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहते हैं तो इनकी संसद की सदस्यता चली जाएगी। लेकिन उन 60 दिनों में क्या नहीं गणना की जाएगी, सत्रावसान की गणना नहीं की जाएगी, ठीक है, कि अगर सत्र का सत्रावसान हो गया उसकी गणना नहीं की जाएगी। निरंतर 4 दिन से अधिक यदि सदन स्थगित रहा है तो भी उसकी गणना नहीं की जाएगी। ये चीज हमको ध्यान देनी है, ठीक है।
तो ये सब चीजें हैं, तो लगातार 60 दिनों वाला है, हो गया है। और ये संसद की स्थानों का रिक्त होना अनुच्छेद 101 में वर्णित है। ठीक है, अब हम लोग अनुच्छेद 102 देख लेते हैं। अनुच्छेद 102 में संसद के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बात की गई है। ठीक है, संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बात की गई है। क्या क्या आधार है अयोग्य होने के? कोई संसद का सदस्य चुन लिया जाता है, लेकिन वो अयोग्य हो जाएगा कब? यदि वो लाभ का पद धारण करता हो तो उसकी अयोग्यता हो जाएगी। यदि वो विकृत चित्त हो, मतलब उसका चित्त विकृत हो, मतलब मानसिक संतुलन ठीक ना हो। ठीक है, कुल मिला के ये है। दिवालिया हो, यदि दिवालिया का मतलब दिलवाला नहीं होता है, दिवालिया का मतलब होता है विजय माल्या होते हैं। दिवाली का मतलब बैंकरप्सी में है कि नहीं, ये सब इंसॉल्वेंसी हो जाते हैं। कोई बैंक का पैसा लेकर के भाग गए हैं, फ्रॉड कर दिए हैं, ठीक, उनका पैसा क्या हो गया है, एनपीए हो गया है। ठीक, ये हो गया। अब चौथा क्या, नागरिक न रह जाए। अगर कोई चुन लिया गया और उसकी नागरिकता चली गई हो तो नहीं रहेगा, अयोग्य हो जाएगा। मतलब विदेशी राज्य में यदि निष्ठा रखता हो तो उसकी अयोग्यता चली जाएगी। और संसद विधि द्वारा प्रावधान कर सकती है, ये चीज ध्यान, संसद विधि द्वारा प्रावधान इसमें कर सकती है। और छठा है दल बदल के आधार। ठीक, ये ध्यान देना है, दल बदल के आधार पर, मतलब ये है लाभ, लाभ के पद पर ना हो, विकृत चित्त ना हो, दिलवाला ना हो, है कि नहीं, दिवालिया ना हो, और नागरिक ना रह जाए। चौथा हो गया। पांचवा, संसद विधि द्वारा कोई भी अयोग्यता निर्धारित कर सकती है। और छठा है दल बदल। और इन पांचों का, अब देखिए अनुच्छेद 103 में अयोग्यता संबंधी निर्णय, अगर वो अयोग्य हो गया है इन सब आधारों पर, इन सब आधारों पर, तो निर्णय कौन लेगा? ये जो शुरू के 5 हैं, आधार 1 से 5 तक राष्ट्रपति निर्णय लेता है निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। ठीक है, ध्यान देना है, इन 5 शुरू के 5। और ये जो आधार छठा है ना, दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर निर्णय कौन लेता है? क्योंकि एक दल से दूसरे दल में गए, दूसरे दल से तीसरे दल में गए, तो दल बदल के आधार पर जो निर्णय लेता है वो लोकसभा अध्यक्ष, मतलब पीठासीन अधिकारी लेता है लोकसभा में, और राज्यसभा में लेता है पीठासीन अधिकारी राज्यसभा के सभापति। ठीक है, ये चीज हम लोग को ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अनुच्छेद 101, 102, 103 ये तीनों किससे संबंधित हैं? अयोग्यता से संबंधित है, स्थानों के रिक्त करने से संबंधित है। इसको एक साथ करके पढ़ेंगे तो अयोग्यता हमारा कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान देना है, इस तरीके से पढ़ना है। अब अगला हम लोग देखते हैं दल बदल। दल बदल के आधार पर भी अयोग्यता का निर्धारण होता है। अभी हम लोग देखे थे ऊपर, जैसे ये दल बदल के आधार पर अगर उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो अयोग्य घोषित करने के संबंध में निर्णय कौन लेता है? पीठासीन अधिकारी लेता है। ठीक है, अब लेकिन अगर पीठासीन अधिकारी लेता है तो दल बदल किन किन आधारों पर माना जा सकता है कि इन्होंने दल बदल किया है, तो इसके संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। वो प्रावधान क्या है कि अभी देखते हैं। दल बदल क्या है? दल बदल एक बुराई है। ठीक है, और दल बदल के संबंध में जो 52वां संविधान संशोधन 1985 हुआ था और इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद एक संशोधन दल बदल के संबंध में और होता है 91वां संविधान संशोधन 2003। ये इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें पुनः संशोधन किया जाता है, मतलब 52वें वाले में पुनः संशोधन किया जाता है दल बदल संबंधी कानून में। लेकिन क्वेश्चन पूछता है 52वां संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन पूछता है कि कब आया था? 1985 में आया था। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के तहत? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, ध्यान देना है। और 91वां संविधान संशोधन भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं ये किन पर लागू होता है, दल बदल किन पर लागू होता है। ऐसा तो है नहीं कि जो चुनाव में खड़े सब पर लागू हो जाएगा। दल बदल किसी सदन के सदस्य के रूप में हो उसी पर लागू होता है। मतलब दल बदल उसी पर लागू होगा जो चुनाव में खड़ा होगा और चुनाव जीत जाएगा, चाहे वो सदन का सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे वो राज्य विधानमंडल का सदस्य हो। अगर किसी सदन के सदस्य के रूप में है, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत हो, मनोनीत मतलब चाहे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया गया हो, चाहे लोकसभा में मनोनीत किया गया हो। ठीक है, सब पर ये जो है लागू होगा, जो भी सदन का सदस्य होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त किसी पर भी नहीं लागू होगा। मतलब अगर कोई खड़ा है, विधायक खड़ा था, मतलब कोई सदस्य खड़ा था और चुनाव में हार गया तो उस पर नहीं लागू होगा। जीत के अगर सदन या विधानमंडल में जाता है तो ही लागू होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब इसके प्रावधान क्या क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। ये 4 प्रावधान हमको ध्यान रखने हैं। जो मान लीजिए कोई है जिस सीट से जीता हो, मान लीजिए कोई भाजपा का सदस्य है, भाजपा से जीत गया वो है, हम लोगों ने समझ के भाजपा को वोट दिया। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, चुनाव जीतने के बाद अपनी त्याग दिया अपनी सीट, है कि नहीं, अपने दूसरे दल में ज्वाइन हो गया, कांग्रेस में मान लीजिए ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो अब उसकी इस आधार पर क्या होगी, अयोग्यता हो जाएगी, वो दल बदल माना जाएगा। क्योंकि जो निर्वाचकों ने, जो हमने वोट दिया है उसको,
वोट तो हमने उसको दूसरी सीट के आधार पर दिया था ना, अब उसने मतलब हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी उसने, ठीक है, इसलिए उसकी दल बदल हो जाएगा, उसका दल बदल मान लिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, कोई निर्दलीय सदस्य हो, निर्दलीय जीत गया, अब निर्दल हमने तो निर्दलीय में उसको वोट दिया कि किसी दल का नहीं, क्योंकि हम किसी दल पसंद नहीं करते हैं, सभी दल ऐसे भ्रष्ट है एकदम, है कि नहीं। तो कोई निर्दलीय सदस्य है, तो अगर हमने उसको वोट दिया निर्दलीय और निर्दलीय जीत गया और दल और जीतने के बाद वो किसी दल की सदस्यता के ग्रहण कर लिया तो भी उसकी चली जाएगी, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, ठीक। अब कोई मनोनीत सदस्य है, जैसे कोई मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, है कि नहीं। अब मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 माह बाद अगर किसी दल की सदस्यता लेता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर 6 माह के भीतर लेगा तो नहीं जाएगी, मतलब अगर मनोनीत सदस्य मनोनीत कर लिया गया तुरंत वो किसी की ले ले 6 महीने के भीतर तो नहीं जाएगी, लेकिन 6 माह बाद अगर किसी दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सीट ग्रहण मतलब उसकी दल बदल उस पर लग जाएगा, उसकी सीट चली जाएगी, अयोग्य हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। ये 3 चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है कौन कौन से, जिस सीट से जीता हो और निर्दलीय निर्वाचित हो और मनोनीत सदस्य हो, ठीक है। चौथा क्या है, यदि व्हिप का उल्लंघन करता है कोई सदस्य, व्हिप का मतलब क्या होता है, जो पार्टियां होती हैं वो व्हिप जारी करती हैं, मतलब वो एक आदेश जारी करती हैं कि आपको किस विधेयक पर क्या मतलब वोट देना है, सकारात्मक हामी भरनी, उसका समर्थन करना है कि समर्थन नहीं करना है, या व्हिप मतलब जो पार्टियां होती हैं वो एक सचेतक जारी करती हैं कि आप लोगों को सभी लोगों को उपस्थित होना है मतदान में, ठीक है। यदि इन सब चीजों का कोई निरादर करता है, अनादर करता है तो उसको व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा, और व्हिप के उल्लंघन के आधार पर यदि उसकी पार्टी ने, उसके दल ने उसको 15 दिन के भीतर क्षमा नहीं किया है तो उस पर दल बदल लग जाएगा। मतलब व्हिप के उल्लंघन पर अगर उसको 15 दिन के भीतर उसकी पार्टी ने क्षमा नहीं किया है तो उस पर दल बदल लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 4 चीज हमको ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक चीज हमको ये ध्यान देना है, ये किन पर लागू नहीं होगा, दल बदल किन किन पर लागू नहीं होता है, तो जब एक दल का दूसरे दल में विलय हो जाता है, अगर कोई सदस्य जाएगा, 2 4 6 10 12 सदस्य जाएंगे तब लागू होगा, कोई सदस्य जाता है लागू होता है दूसरे दल में, लेकिन यदि पूरा दल ही दूसरे दल में विलय हो जाता है तो दल बदल नहीं लागू होगा। मतलब अर्थात अगर 2/3, इसके लिए एक सीमा रखी गई है, 2/3 सदस्य यदि दूसरे दल में शामिल होते हैं तो दल बदल नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और दूसरा पीठासीन अधिकारी के संबंध में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीठासीन अधिकारी मतलब इंपॉर्टेंट ये भी है, ये 91वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था, ठीक है, यही प्रावधान 91वें संविधान संशोधन में किया गया है, ठीक है, 2/3 सदस्य, ठीक, ध्यान देना है। पीठासीन अधिकारी, और जो 52वां संविधान संशोधन था 1985 वाला, उसमें 1/3 सदस्य था, ठीक है, इसमें 1/3 सदस्य था, अगर जाते हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा, और 91वें संविधान संशोधन में 2/3 सदस्य मान लिया गया, अगर जाते हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब एक दूसरा है पीठासीन अधिकारी के संबंध में, जैसे लोकसभा अध्यक्ष हो गए, ठीक है, इनके बारे में क्या कह रहा है कि अगर इन लोकसभा अध्यक्ष जैसे ओम बिरला हैं, ठीक है, तो ये भाजपा के सदस्य हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मान लीजिए कोई विधेयक आता है, तो मान लीजिए ये अगर जो है ऐसा अगर आलोचक लोग आवाज उठाते हैं या विपक्षी पार्टी लोग आवाज उठाते हैं, आप जो है भाजपा के हैं, तो आपने अपने ही पार्टी का मत मान लिया, आपने अपनी ही पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक को स्वीकार करा दिया, ठीक है, ये सब चीजें आप अपनी ही पार्टी के लोगों को ज्यादा बोलने का समय देते हैं, उनका क्रम निर्धारित अच्छे से करते हैं, हम लोगों को बोलने का क्रम नहीं करते हैं, हम लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं, और वो लोग कुछ भी करें आप लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इस संबंध में कहा गया है कि निष्पक्ष भूमिका निभाने के लिए, निष्पक्ष भूमिका निभाने के लिए यदि वो सदन की सदस्यता का त्याग करता है तो मान लिया जाएगा, ठीक है, सदन की सदस्यता का त्याग कर दिए तो दल बदल नहीं माना जाएगा, ठीक है। और पद पर ना रहने पर, मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे, फिर वो अपने दल की सदस्यता को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है, कोई भी पीठासीन अधिकारी होगा वो निष्पक्ष भूमिका निभाने के लिए जिस दल से चुना गया उस दल की सदस्यता को त्याग देगा, मतलब सदन की सदस्यता को त्याग देगा, लेकिन फिर भी वो पीठासीन अधिकारी रहेगा, और अगर पीठासीन अधिकारी उसके बाद नहीं है तो भी उसकी दल की सदस्यता उसको दे दी जाएगी, ये नहीं कि उस पर दल बदल लग जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है ये चीज, ठीक है, ये चीज हो गई इंपॉर्टेंट है, सारी चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं संसद द्वारा घोषित कुछ अन्य अयोग्यताएं, जो संसद कभी कभी अन्य अयोग्यताएं घोषित करती है। मान लीजिए अभी राहुल गांधी पर जैसे लगा था, ठीक है, कि राहुल गांधी पर अवमानना लग गई थी, है कि नहीं, तो उन पर 2 साल की सजा दे दी गई थी उनको, ठीक है, 2 साल का सजा दे दी गई थी, तो इन सब चीजों के तो फिर ऐसा कहा जाता है उनकी अयोग्यता समाप्त हो जाएगी, उनकी योग्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब संबंध के बारे में संसद ने क्या क्या नियम बनाए हैं अयोग्यता के लिए, ठीक है।
तो संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में कानून बनाया है कि निर्वाचन में यदि उसने भ्रष्ट आचरण किया, मान लीजिए अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव अगर इस निर्वाचन में किसी ने भ्रष्ट आचरण किया, किसी को दारू पिला दिया, किसी को पैसा दे दिया, किसी मतलब सरकारी संसाधनों का जो है अनैतिक प्रयोग कर लिया, अपने हित में प्रयोग कर लिया, सरकारी संसाधनों का बूथ कैप्चर कर लिया, ठीक है, तो निर्वाचन में अगर भ्रष्ट आचरण पाया जाता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये सब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में लिखा गया है, ठीक है। दूसरा है न्यूनतम 2 वर्ष या अधिक की सजा हो तो उसकी अयोग्यता चली जाएगी। और अयोग्यता कब तक रहेगी? सजा समाप्त हो जाता है, 2 वर्ष मान लीजिए समाप्त हो गया सजा, तो भी उसके 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ेगा, वो अयोग्य ही घोषित रहेगा, ठीक है। 6 वर्ष बाद वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। अगर किसी को न्यूनतम 2 वर्ष या अधिक की सजा हो जाती है तो सजा समाप्ति के बाद 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा दोस्तों, ये संबंध है, ठीक है। तीसरा है निर्वाचन संबंधी खर्च का विवरण देने में वो विफल रहा हो अगर समय सीमा के भीतर। मान लीजिए ऐसा किसी पर विवाद उठा, मान लीजिए कोई चुनाव लड़ रहा है, अभी इस समय चुनाव लड़ेंगे लोग, मान लीजिए निर्वाचन में अथाह पैसा खर्च कर दिया। अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर, निर्वाचन में एक निर्वाचन क्षेत्र से कितना पैसा खर्च किया जा सकता है? 95 लाख, 75 लाख, 40 लाख, 28 लाख। ये लोकसभा के हैं, ये विधानसभाओं के हैं, है कि नहीं। अगर इससे किसी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और पता चल गया और निर्वाचन संबंधी खर्च का ब्यौरा देने से वो समय सीमा के भीतर विफल रहता है तो उस पर लग जाएगा, है कि नहीं, अयोग्य घोषित हो जाएगा वो। सरकार की संविदा या कार्य सेवा में कोई हित रखता हो तो भी हो जाएगा। मान लीजिए सरकारी सेवा में है या संविदा में, सरकारी संविदा में उसका कोई निजी हित है तो भी वो अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। जिस निगम में, अगर कोई निगम है, कोई कंपनी है, उसमें अगर सरकार की 25% हिस्सेदारी है न्यूनतम, अगर सरकार की उसमें 25% हिस्सेदारी है और वो उस निगम में, वो सदस्य उस निगम में निदेशक के पद पर है या किसी लाभ के पद पर है तो भी उसकी अयोग्यता हो जाएगी, तो भी वो योग्य नहीं रहेगा, तो भी उसका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। वह रिश्वत के अपराध का दोषी हो, अगर वो रिश्वत लेता कहीं पकड़ा गया तो भी वो अयोग्य हो जाएगा, है कि नहीं। ये शत्रुता बढ़ाने का दोषी हो, विभिन्न समूहों के मध्य हम लोग देखते हैं चुनाव उनाव में बहुत दंगे फसाद कराए जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे करा दिए जाते हैं, जातियों के मध्य दंगे करा दिए जाते हैं। यदि इसका प्रूफ हो जाता है तो उसकी शत्रुता बढ़ाने के दोषी के संबंध में उसकी अयोग्यता हो जाएगी, अयोग्य घोषित हो जाएगा वो, ठीक है। सामाजिक अपराध का दोषी हो, सामाजिक अपराध मतलब अस्पृश्यता, छुआछूत का भेदभाव रखता हो, दहेज का समर्थन करता हो, है कि नहीं, छुआछूत का भाव रखता हो, दहेज का समर्थन करता हो, तो ये सब सामाजिक अपराध ही तो हैं। कन्या भ्रूण हत्या का समर्थन करता हो, है कि नहीं, बाल विवाह का समर्थन करता हो, ये सब क्या है? सामाजिक अपराध हैं। इन सब का समर्थन करने वाले की सदस्यता चली जाएगी, अयोग्य हो जाएगा वो, ठीक है। ये ध्यान देना। भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के कारण अगर सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो, अगर कोई सरकारी सेवक है, सरकारी सेवक को बर्खास्त कर दिया गया भ्रष्टाचार के कारण, ठीक है, तो क्या होगा? भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया, मतलब उसको समाप्त कर दिया गया, भ्रष्टाचार में था, सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के बाद वो 5 वर्ष तक अयोग्य रहेगा। मतलब इसमें देखिए 2 वर्ष या 2 से अधिक वर्ष तक सजा होती है तो वो सजा समाप्ति के 6 वर्ष बाद तक अयोग्य रहेगा। और सरकारी सेवा में यदि कोई है, सरकारी सेवा से यदि कोई भ्रष्ट आचरण के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है तो 5 वर्ष तक अयोग्य रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है और ये सब चीजें क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। तो संसद के सदस्यों की समस्त अयोग्यताओं का निर्धारण हमने एक ही क्लास में कर दिया, न्यूनतम समय में, बिना किसी फर्जी बात के, फुल ऑफ कंटेंट है ये। इससे मोर देन इनफ, इससे बाहर जा ही नहीं सकता कोई भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करिएगा। अगर कोई नई चीज मिली हो तो इसको नोटबुक में अपने जरूर नोट करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों फर्जी की बात नहीं करते हैं क्योंकि आपका भी समय कीमती है, हमारा भी समय कीमती है, इसीलिए सेशन को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और कमेंट भी कर दिया करिए, और किसी प्रकार का फीडबैक लगे तो फीडबैक भी दे दिया करिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।